एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा जरूर दे सकता है, लेकिन जिसने खुद से ही दोस्ती कर लिया हो, जिसने अपने अंतर मन के ज्ञान से ही दोस्ती कर लिया, उसे जगत का कोई भी आदमी धोखा नहीं दे सकता है। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस धरती पर पैर रखने वाले सभी ज्ञानियों का संदेश है। ज्ञान आदमी का सबसे बड़ा दोस्त होता है। ज्ञान के प्रकाश में जीने वाले कभी दुखित नहीं होते हैं, कभी उदास नहीं रहते हैं और जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं। ज्ञान की कमी ही लोगों को दुखित होने का कारण बनता है। ज्ञान के अभाव में सुख संभव नहीं है। अगर आदमी धन बढ़ाने के बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करे तो धन उसकी परछाई बनकर उसके साथ साथ चलता है। लेकिन अगर ज्ञान ना हो और किसी युक्ति से वह धन कमा भी ले तो सुख की संभावना नहीं के बराबर होती है। यह सभी बातें एक महात्मा अपने शिष्य को समझा रहे थे। शिष्य ने महात्मा जी से कहा कि गुरुदेव, जीवन की वह कौन सी मुख्य बातें हैं जिसको जान लेने से आदमी सुखी बन जाता है और आदमी के जीवन में आने वाली हर एक बला टल जाती है, लेकिन ज्ञात नहीं होने की वजह से वह दुखों की जाल से बाहर नहीं निकल पाता है और नए नए दुखों के घेराबंदी में फंस जाता है। तब महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि आओ, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताता हूँ जो मात्र इन 4 बातों को याद रख करके, इन्हें अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन की सभी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। अपने शिष्य को समझाने के लिए वह एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक सफल व्यापारी था, उसका एक ही लड़का था। वह व्यापारी अपने आप पर इतना ध्यान रखता था कि उसके स्वस्थ होने का रहस्य किसी और को पता नहीं चल पाता था। वह व्यापारी अपने मन, बुद्धि और अपने शरीर से हमेशा तरोताजा दिखता था। ऐसा कहा जाता है कि जिसका मन और जिसका शरीर स्वस्थ हो, वह जिस काम को अपने हाथ में लेता है, जिस काम को वह करता है, वह न केवल उसमें सफल होता है बल्कि वह उसमें पूर्णता भी प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यापारी का लड़का था उतना ही बड़ा सुस्त और काहिल लड़का था। व्यापारी के बार बार समझाए जाने के बावजूद भी उसकी आदतों में कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा था। उस लड़के का नाम तो विशाल था, लेकिन उसके कर्म उसके नाम के विपरीत थे। एक दिन व्यापारी तंग आकर अपने लड़के को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में 4 ठे सोने की असरफियां रखते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन तुम इस घर में दोबारा तब तक नहीं आ सकते हो जब तक तुम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर सफलता की कोई झलक नहीं दिखेगी। नहीं चाहते हुए भी विशाल को घर से बाहर जाना पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल के करीब पहुंचा। तभी उसके मार्ग में एक महात्मा जी दिखाई दिए। विशाल महात्मा जी के साथ होकर उनके साथ साथ चलने लगा। कुछ क्षणों के बाद विशाल ने महात्मा जी से कहा कि गुरुदेव, रास्ता लंबा है, अगर आप कोई कहानी सुनाते चले तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें कहानी तो अवश्य सुना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। महात्मा जी की बात सुनते ही विशाल ने तुरंत अपने झोले से एक असरफी निकाली और महात्मा जी के सामने बढ़ाते हुए कहा कि गुरुदेव, यह लीजिए एक सोने की असरफी और एक बढ़िया सी कहानी सुनाइए, मगर वह कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक ज्ञानवर्धक कहानी होनी चाहिए। महात्मा जी ने उस सोने की असरफी को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ध्यान से सुनना। जब किसी आदमी को परदेश में जाना चाहिए और जब उसके हिसाब से मनचाहा काम ना मिले तो बैठने से बेहतर है कि उसे कुछ भी कर लेना चाहिए। कम से कम कीमत मिले तब भी उसे काम करना चाहिए, तब तक कि जब तक उसे दूसरा कोई काम न मिल जाए। इसके बाद महात्मा मौन हो गए। विशाल कहता है कि फिर आगे क्या हुआ महात्मा जी? महात्मा ने कहा कि कहानी खत्म हो गई। विशाल मन ही मन सोचने लगा कि यह कैसे महात्मा जी हैं। कहानी सुनाने के लिए एक सोने की असरफी लिए और 2 लाइन का उपदेश देकर बोल रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई। महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कहानी आगे सुननी है तो तुम्हें दोबारा से कीमत चुकानी पड़ेगी। विशाल ने अपने झोले से एक दूसरी असरफी निकाली और महात्मा जी को देते हुए कहा कि महात्मा जी, एक कोई दूसरी कहानी कहिए। महात्मा जी ने फिर दूसरी कहानी कहना शुरू किया। आदमी को परदेश में जाने के बाद कभी भी किसी दूसरे का धन देख करके उस पर लालच नहीं करना चाहिए और न ही गलत तरीके से किसी दूसरे के धन पर अधिकार करना चाहिए। ऐसा करने वाले कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि बस कहानी यहीं खत्म हो गई। विशाल ने तीसरी बार अपने झोले से तीसरी असरफी निकाली और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, कहानी को आगे बढ़ाइए। महात्मा जी तीसरी बात उसे बताते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें किसी दूसरे का गुप्त रहस्य मालूम हो जाए, कोई गुप्त बात मालूम हो जाए, तो उसे कभी भी तीसरे से नहीं बताना चाहिए। और इतना कहने के बाद महात्मा जी फिर मौन हो गए। विशाल ने सोचा कि अब उसके पास केवल एक ही असरफी बची है। अब उस असरफी से कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता है। उस असरफी को महात्मा जी को देते हुए विशाल ने कहा, गुरुदेव, कोई और बात बताइए, मेरे पास यही एक आखिरी असरफी बची हुई थी। महात्मा जी ने विशाल को चौथी बात बताते हुए कहा, अगर तुम कहीं बहुत ही किसी जरूरी काम से जा रहे हो
और बीच रास्ते में ही तुम्हें कोई रोक ले, वह प्रेम से अपने पास 2 मिनट बैठाना चाहता हो, तो उसकी बात अवश्य ही मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम्हें लाखों का घाटा भी हो रहा हो, तब भी रुक करके उस आदमी की बात जरूर सुन लेना चाहिए। इतना बताने के बाद महात्मा जी मौन हो गए और विशाल भी मौन हो गया, क्योंकि विशाल के पास अब महात्मा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। विशाल महात्मा जी को बता भी चुका था कि उसके पास आखिरी असरफी बची हुई थी। महात्मा जी ने कहा कि मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, और एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि बिना कीमत चुकाए कभी भी किसी से कुछ लेने का प्रयास मत करना, वह संसार की कोई वस्तु हो या फिर ज्ञान हो। ऐसा करना कभी भी फलदायी नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए अपनी स्वेच्छा से एक बात तुम्हें और भी बता रहा हूँ। तुम मेरा आशीर्वाद समझकर इसे ग्रहण कर लो। जब तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा हो, तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, और वह किसी विकट परिस्थिति में फंस जाए, तो उसे माफ करते हुए उसे उबारने का प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा करता है परमात्मा हमेशा उसका कल्याण करता है। यह सभी बात कहते सुनते हुए जंगल का आखिरी छोर आ गया। महात्मा जी ने कहा कि मेरा गंतव्य आ गया, बगल में ही मेरा आश्रम है। फिर कभी जीवन में आवश्यकता लगे तो मुझसे अवश्य ही मिलना। वहां से आगे का रास्ता विशाल अकेले ही तय करने लगा। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि भला ऐसा कोई महात्मा होता है जिसे उपदेश देने के लिए भी कीमत चाहिए होती है, यह बिना जाने कि अगला किस स्थिति में है। मुझे 4 असरफी तो मुझे व्यवसाय करने के लिए मिली थी। अब तो इस समय मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन महात्मा जी ने असरफी लेने से पहले हमें एक बात और भी बताई थी कि आदमी का सबसे बड़ा दोस्त उसका ज्ञान होता है। अब देखना तो यह है कि ज्ञान के जरिए किस तरह से हमारी जीविका चलती है और किस तरह से मैं व्यापार करता हूँ। अगर महात्मा जी ने कहा है तो बिल्कुल ही तो गलत नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ तो उनकी बातों में सच्चाई जरूर होगी। यही सोचते विचारते हुए वह चलता चला जा रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ा राजमहल दिखाई देता है। जब वह राजमहल के पास से गुजर रहा था तो एक सैनिक उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। वह विशाल से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मेरा नाम विशाल है और फिलहाल इस समय तो मैं किसी काम की तलाश में भटक रहा हूँ। भूख लगी है मगर जेब में पैसे भी नहीं है कि मैं भोजन कर सकूं। वह अस्तबल का सैनिक था। उसने विशाल से कहा कि मैं तुम्हें भोजन भी दूंगा और मैं तुम्हें काम भी दूंगा, लेकिन काम केवल 1 महीने का ही है। विशाल ने सोचा कि फिर 1 महीने के बाद कहाँ जाएंगे। तभी महात्मा जी का उपदेश याद आ गया। महात्मा जी ने भी तो यही कहा था कि अगर तुम परदेश में हो और यदि तुम्हारे मुताबिक कोई काम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में जो भी काम मिले उसे कर लेना चाहिए। और उसने अस्तबल के सैनिक से हामी भर दी। विशाल ने कहा कि लेकिन काम क्या है। उसने कहा कि मैं इस राजमहल का अस्तबल सैनिक हूँ। राजा के पास बहुत सारे अस्तबल हैं, जिसमें से एक अस्तबल मेरे अंडर में है। मैं उसकी देख रेख करता हूँ। मेरी माता जी बीमार हैं और मैं घर जाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे 1 माह का समय भी लग सकता है। लेकिन राजा का कहना है कि तुम घर तभी जा सकते हो जब तुम्हारी जगह पर कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा। तुम्हें देखते ही मुझे आभास हुआ कि इसमें तुम हमारी मदद जरूर करोगे। हालांकि ऐसा करने से तुम्हें भी हमारी मदद मिल जाएगी। उस सैनिक का नाम शिशुपाल था। वह सबसे पहले विशाल को अपने साथ ले गया, अपना रहने का कक्ष दिखाया, उसे सबसे पहले भरपेट भोजन कराया और वहाँ की सारी व्यवस्था को वह ठीक तरह से समझाया। शिशुपाल ने विशाल को यह भी बताया, इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से निकाल दिया जाएगा और मुझे सजा भी मिलेगी। मेरे भाई मेरे दोस्त, तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम लापरवाही मत करना। विशाल ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाएं। आपको शिकायत का मौका मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा। विशाल के अस्तबल में जो भी घोड़े थे खूब उनकी वह सेवा करता था। वहाँ पर जितने अस्तबल मौजूद थे प्रतिदिन हर एक अस्तबल को 50-50 किलो चना मिलता था। विशाल को जो भी चना मिलता था वह अपने घोड़ों को खिला देता था। सभी अस्तबल के सैनिक जब अपने घोड़ों को खिला पिला लेते थे तो खाली समय में एक जगह बैठकर कुछ बातचीत करते हुए हंसी ठहाका लगाते थे। एक दिन की बात है कि विशाल जब अपने सभी घोड़ों को खिला पिला लिया तो समय से पहले ही वह खाली हो गया और सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। उसने जाते हुए देखा कि सभी अस्तबलों में चने की बड़ी बड़ी पोटली रखी हुई है। विशाल ने हैरानी पूर्वक उन सभी लोगों से पूछा कि आप लोग अपने घोड़ों को चना खिलाए बिना सभी लोग इकट्ठा हो गए। पहले आप सभी लोगों का काम है अपने घोड़ों की सेवा करना, उनको समय से चना खिलाना। उसके पश्चात अगर समय मिलता है तब यहाँ एकत्रित होना है। सभी अस्तबल के सैनिक बोल पड़े, हमारे घोड़े तो चना खा चुके हैं। फिर विशाल ने कहा कि अगर घोड़े चने खा लिए हैं
तो आप लोगों के कक्ष में चने की पोटली कैसी है? विशाल की बात सुनकर सभी अस्तबल के सैनिक हंसने लगे। सैनिकों ने कहा कि विशाल, अभी आप नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो हर दिन हम लोग को चना मिलता है उसमें से आधी चना हम लोग बचा लेते हैं और उसे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि राजा के द्वारा जो हम लोगों को परिश्रमी मिलती है वो हम लोगों के जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होती है। राजा तो राजा हैं, उनको हम जैसे लोगों की समस्याओं के बारे में अंदाज कहाँ है, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को ये करना पड़ता है। सैनिकों ने कहा कि ऐसा तुम भी करो, ऐसे अवसर का तो तुम्हें भी लाभ लेना चाहिए। एक क्षण के लिए विशाल को लगा कि यह सब ठीक ही कह रहे हैं। तब तक उसे महात्मा द्वारा कही गई दूसरी बात याद आ गई। महात्मा ने कहा था कि कभी भी दूसरे की संपत्ति पर किसी तरह का लोभ लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी दूसरे गलत तरीके से उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करना चाहिए। विशाल ने सैनिकों से कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यह केवल तुम लोगों के हिसाब से सही हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। मेरी राय तो तुम लोगों के लिए यही है कि तुम लोग भी ऐसा न करो। तब सैनिकों ने कहा कि हम तुम पर भरोसा करते हैं, इसलिए यह गुप्त बात तुमको बताई है। विशाल ने कहा कि चाहे जो भी हो, मगर है तो यह गलत, यह तो एक तरह की चोरी है जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सभी सैनिकों ने कहा कि विशाल, तुम हमारे आदमी हो, तुम्हें यहाँ शिशुपाल ने रखा है, इसलिए हम सभी लोग तुम पर भरोसा करते हैं और इसीलिए इन बातों को तुमसे बताए भी। लेकिन गलती से भी इन बातों को किसी दूसरे से शेयर मत करना, अन्यथा हम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। विशाल ने कहा कि चलो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी से न कहूँ तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम लोग चाहो कि हम ऐसा करें तो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अब वहाँ विशाल को रहते 20 दिन गुजर गए थे। विशाल ने अपने घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में चना खिलाते हुए उनकी ऐसी सेवा की कि उसके घोड़े बहुत ही हिष्ट पुष्ट और सुंदर दिखने लगे, देखने वाले लोगों को आकर्षित करने लगे। एक दिन राजा अपने अस्तबल के निरीक्षण में निकले। वह अपने सभी अस्तबलों को एक एक करके देखते गए। विशाल का अस्तबल सबसे आखिरी में था। विशाल के अस्तबल को देखते हुए राजा हैरान हो गए, क्योंकि उसके अस्तबल के घोड़े बहुत ही आकर्षित दिख रहे थे, बहुत ही हिष्ट पुष्ट दिख रहे थे। उस समय सभी अस्तबल के सैनिक राजा के पास मौजूद थे। राजा ने विशाल से पूछा कि तुम्हारे अस्तबल के घोड़े और सभी घोड़ों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ क्यों हैं? आखिर तुम्हारे अस्तबल के घोड़ों में और अन्य अस्तबल के घोड़ों में इतना फर्क कैसा है? आखिर ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारे घोड़े इतने स्वस्थ हैं? सभी घोड़ों के लिए एक जैसे चना दिया जाता है, उन सभी की रहने की व्यवस्था भी एक जैसे है, फिर इन सभी घोड़ों में इतना अंतर क्यों? विशाल ने कहा कि महाराज, मैं अलग से कुछ भी नहीं करता हूँ। जब भी मुझे आभास होता है कि इनको भूख लगी है, मैं सही समय पर इन्हें चना दे देता हूँ, इन्हें समय पर नहलाकर इन्हें टहलाता हूँ। इसके अलावा तो मैं और कुछ भी नहीं करता हूँ। राजा ने विशाल से कहा कि कुछ तो इसका रहस्य होगा जो तुम्हें पता है और यहाँ के सैनिकों को मालूम होगा। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाएगा। विशाल ने कहा कि क्षमा करें महाराज, सत्य को बताने से मुझे मना किया गया था, लेकिन मैं सत्य नहीं बताऊंगा तो आज मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और सत्य यह है कि मुझे जो भी चना मिलता है मैं अपने सभी घोड़ों को खिला देता हूँ। बाकी अस्तबल के सैनिक आधा ही चना खिलाते हैं और आधा इकट्ठा करके बेच देते हैं। यह सुनकर के राजा को बहुत ही क्रोध आया और उसने सभी अस्तबल के सैनिक को बंदी बनाकर कारावास में डालने का आदेश दिया। विशाल ने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आज इनकी गलतियों के लिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये लोग दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, एक बार इन्हें मौका जरूर देना चाहिए। विशाल की उदारता पर राजा मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। राजा खुश होकर विशाल को सभी अस्तबल के निरीक्षक के रूप में पदवी प्रदान करने की घोषणा किया। उसे सभी अस्तबल का निरीक्षक बनाया गया। राजा की एक ही लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, जो अस्तबल के एक सैनिक से प्रेम कर बैठी थी। उस अस्तबल के सैनिक का नाम था शिशुपाल, जो विशाल को अपनी जगह पर रख करके घर गया था। 1 महीना पूरा होते ही शिशुपाल घर से लौट कर जब शिशुपाल को परिश्रमी मिली तो वह विशाल को देते हुए कहा कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ का काम अब खत्म हुआ। तभी अस्तबल के दूसरे सैनिकों ने शिशुपाल को बताया। राजा ने विशाल पर खुश होकर उसे सभी अस्तबलों का निरीक्षक बनाया है और राजा इस पर इसलिए खुश हुए कि इसने हम सभी का भेद खोल दिया। जो चना बचाकर हम लोग बाजार में बेचते थे, इसने सब राजा को बता दिया। लेकिन इसने एक अच्छा भी काम किया कि इसने हम सभी को सजा होने से बचा लिया और आज हम सभी लोग दोबारा अपने काम पे हैं। शिशुपाल को क्षण भर के लिए क्रोध तो आया, लेकिन विशाल की अच्छाई की वजह से वह शांत भी हो गया। हाँ, उसके मन में एक जलन जरूर थी कि चंद समय में राजा का दिल जीतकर उसने एक बड़ा पद पा लिया था। शिशुपाल ने मन ही मन ऐसे मौके की तलाश करने लगा जिसमें वह विशाल पर कोई आरोप लगा सके और उसके पद को छुड़ाकर उसे राजमहल से बाहर करा सके। जब राजकुमारी को पता चला कि शिशुपाल घर से लौट कर आ चुका है
तो वह फिर से शिशुपाल से छुप छुप कर मिलने लगी। एक दिन राजकुमारी ने देखा कि जब सभी लोग सो चुके हैं, आधी रात हो चुकी है, तो वह शिशुपाल से मिलने के लिए उसके कक्ष में पहुंच गई। उधर विशाल को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कक्ष से निकल करके बागान में टहलने लगा और घूमते घूमते वह शिशुपाल के कक्ष की तरफ पहुंच गया। जब उसने शिशुपाल और राजकुमारी को एक साथ देखा तो इसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कहाँ एक राजकुमारी और कहाँ एक अस्तबल का सैनिक। वो लोग भी विशाल को देखकर शर्मिंदा हुए। विशाल यह देख करके तुरंत वह अपने कक्ष में पहुंच गया और सोचा कि इस खबर को राजा तक पहुंचा दे। और तब तक उसे महात्मा की तीसरी बात याद आ गई कि कभी भी किसी के गुप्त रहस्य को किसी अन्य तीसरे से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने वाले खुद एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए उसने इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उधर शिशुपाल के मन में पहले से ही विशाल के प्रति ईर्ष्या थी और इस दूसरी घटना से और भी उसके अंदर ईर्ष्या हो गई। राजकुमारी ने शिशुपाल से कही कि आप चिंता मत करो, मेरे पिता महाराज मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। मैं कोई न कोई षड्यंत्र करके महाराज के द्वारा उसे मृत्यु दिलवाऊंगी। दूसरे दिन राजकुमारी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, मगर आवाज केवल इतनी ही आ रही थी कि वह राजा के शयन कक्ष तक पहुंच सके। जब राजा ने राजकुमारी को रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या हुआ बेटी। राजकुमारी ने बताया कि विशाल मेरे कमरे तक आया था और मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया था। अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। विशाल की यह हरकत सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। पहले तो राजा के मन में आया कि सभी राज दरबार भारे लोगों के बीच में उसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन अगर नगर के लोग पूछेंगे कि क्यों दिया जा रहा है तो यह सभा के बीच बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह राजकुमारी की इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। राजा के नगर में एक बहुत बड़ा कसाई रहता था। राजा एक दिन उसके पास पहुंचा। राजा को देख कसाई उठकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज अगर मुझसे कोई काम था तो आप संदेश भेज दिए होते, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अगर मेरे लिए कोई सेवा है तो केवल मुझे आप संदेश दे दिए होते, मैं भागे भागे आपके पास चला आया होता। राजा ने कहा कि यही तो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ वह गुप्त काम है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने पूछा कि काम क्या है महाराज? राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा, वह तुमसे कोई सामान मांगने आएगा और किसी न किसी तरह से तुम उसकी गर्दन काट लेना। उसकी गर्दन की कुछ इस तरह से पोटली बनाना ताकि किसी को यह आभास न हो कि उसमें किसी का सर है। कुछ ही समय बाद एक दूसरा आदमी आएगा, वह भी तुमसे कोई सामान मांगेगा और तुम सर की पोटली को उससे पकड़ा देना। कसाई ने कहा कि यह काम आपका हो जाएगा महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। राजा ने अपने राजमहल को गया और राजकुमारी से कहा कि बेटी मैं सारा इंतजाम करके आया हूँ, कल के दिन विशाल का कटा हुआ सर तुम्हारे सामने होगा। दूसरे दिन राजा ने विशाल को अपने पास बुलाया और उस कसाई का नाम और पता बताते हुए कहा कि तुम उसके पास पहुंच जाओ और तुम्हें जो भी सामान देगा उसे अपने साथ लेकर के आ जाना। विशाल कसाई के घर की तरफ चल दिया। बीच में कुछ खाली मैदान थे। उस मैदान में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम पर एक महात्मा बैठे हुए थे और उनके सामने कुछ लोग कीर्तन भजन कर रहे थे। विशाल मस्ती में चलते चला जा रहा था। जब लोगों को वह कीर्तन करते हुए देखा तो करीब में जाकर वह खड़ा हो गया। महात्मा ने विशाल से कहा कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। विशाल कहने ही वाला था कि उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वह राजा के कुछ जरूरी काम से जा रहा है। तब तक उसे महात्मा के द्वारा दिया गया उपदेश याद आ गया कि जब तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें कोई प्रेम से 2 मिनट बैठाना चाह रहा हो, तो अगर तुम्हारा नुकसान भी होने वाला हो तब भी वहाँ 2 मिनट बैठ लेना चाहिए। याद आते ही वह महात्मा जी के पास बैठ गया और लोगों के साथ कीर्तन भजन करने लगा। वह कीर्तन भजन में इस तरह से खो गया कि उसे समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। उधर काफी देर के बाद शिशुपाल को राजा बुलवाया और उसे भी उस कसाई का नाम और पता बताया। कहा कि जा करके उस कसाई से सामान मांगना और जो सामान देगा उसे चुपचाप लेकर के आ जाना। इधर विशाल कीर्तन में खो गया और शिशुपाल कसाई के पास पहुंच गया। कसाई ने सोचा कि महाराज ने कहा था कि जो भी पहला व्यक्ति आएगा उसका सर काटना है और जो भी दूसरा व्यक्ति आएगा उसे पोटली बनाकर उस सर को देना है। जब शिशुपाल कसाई के पास पहुंचकर उससे सामान मांगा तो कसाई ने कहा कि जाओ अंदर रखा हुआ है ले लो। और जैसे ही शिशुपाल अंदर गया वह पीछे से जाकर उसका सर काट दिया और सर की एक पोटली बनाकर वह अलमारी में रख दिया। जब उधर कीर्तन खत्म हुआ तब विशाल को याद आया कि राजा तो हमें कुछ काम से भेजे हैं। वह भागा भागा उस कसाई के पास पहुंचा और कहा कि राजा साहब सामान के लिए भेजे हैं। कसाई ने कहा कि अलमारी में रखा है ले लो। विशाल ने पोटली उठाई और राजमहल की तरफ चल दिया। उधर राजकुमारी और राजा दोनों बेसब्री से विशाल के कटे हुए सर का इंतजार कर रहे थे। जब विशाल उस पोटली को लेकर के राजा के कक्ष में पहुंचा तो विशाल को राजा के सामने पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि विशाल तुम यहाँ?
उसने कहा कि हाँ महाराज, आप ही ने तो मुझे सामान लेने के लिए भेजा था। राजकुमारी और राजा दोनों मन ही मन सोचने लगे कि अगर विशाल सामने है तो इस पोटली में सर किसका है। जब विशाल ने उस पोटली को खोला तो शिशुपाल का सर देख करके राजकुमारी और विशाल दोनों ही चिल्ला उठे। शिशुपाल के सर को देख करके विशाल फूट फूट कर रोने लगा और राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शिशुपाल की ये दुर्दशा हुई। यही तो था जिसकी वजह से मुझे राजमहल में जगह मिली थी। इसका बड़ा ही मेरे ऊपर एहसान है। इसने तो मुझे एहसान चुकाने का भी मौका नहीं दिया। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध इसने किया था जिसके बदले में इसे इतनी बड़ी सजा मिली। औरों की तरह यह भी इंसान है, गलती हो सकती है इससे, मगर इतनी बड़ी कि इसे जब अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। तब विशाल के सामने राजा को इस सच्चाई को रखनी पड़ी। राजा ने कहा कि सब इसकी वजह से हुआ, यह तुम्हारे कटे हुए सर की प्यासी थी। विशाल ने पूछा कि क्यों राजकुमारी जी, ऐसा मेरा क्या अपराध था। तब राजकुमारी ने राजा के सामने अपनी प्रेम कहानी बताई और जिस रहस्य को विशाल जानता था उसने बताई कि इसीलिए मैं विशाल को रास्ते से हटाना चाहती थी। राजा ने राजकुमारी को मारने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली कि केवल इसकी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान खतरे में आ गई। मेरी लड़की ही सही, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर जीवित रही तो आने वाले भविष्य में भी फिर से किसी की जान खतरे में डालेगी। राजकुमारी को भी इस बात की ग्लानि थी। उसने कहा कि अपराध के हिसाब से यह सजा मुझे स्वीकार है। तभी विशाल को महात्मा की अगली बात याद आई, अगला उपदेश याद आया कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो तो उसे माफ करते हुए आने वाली समस्याओं में उसकी रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे ही राजा ने राजकुमारी की गर्दन पर तलवार चलाना चाहा, विशाल राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। विशाल ने कहा कि महाराज, इसकी सारी जड़ तो मैं हूँ। न ही इसमें राजमहल में आया होता और न ही ये समस्या सामने आई होती। आज क्रोध में आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि यह आपकी इकलौती पुत्री है। आप कोई भी फैसला सुनाने से पहले अपने अंतर मन से उस पर विचार नहीं करते हैं, उस फैसले के लांग परिणामों पर विचार नहीं करते हैं, और यह एक राजा के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी आप बहुत ही क्रोध में हैं और क्रोध से हमेशा आदमी को नुकसान ही होता है। राजा शांत होकर के अपने कक्ष में चले गए और राजकुमारी भी अपने कक्ष में चली गई। 2 दिन तक दोनों लोग कक्ष से बाहर नहीं निकले। राजमहल का वातावरण बिल्कुल ही शांत था। इन 3 लोगों के अलावा किसी अन्य को यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि राजमहल में इतना सुनसान कैसे। राजा और राजकुमारी दोनों ही लोग अपने अपने कक्ष में अपने होने वाली गलतियों के बारे में चिंतन और मनन कर रहे थे। राजा विशाल को अपने कक्ष में बुलाया। राजा ने कहा कि विशाल, मैं अब राज्य को चलाते चलाते थक गया। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विशाल ने कहा कि यह बात तो आपको अपनी पुत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि वह इस राजमहल की, इस राज्य की इकलौती राजकुमारी है। विशाल ने कहा कि एक बात कहना चाहेंगे महाराज, आज से पहले आपने क्या किया और राजकुमारी ने क्या किया, यह दोनों लोगों को बात भूल जाना चाहिए। आप राजा के साथ साथ एक पिता भी हैं और पिता का फर्ज होता है अपने पुत्र की गलतियों को माफ करना। 2 दिन के अंतर राजकुमारी का बहुत अधिक हृदय परिवर्तन हुआ। जिस आदमी की राजकुमारी जान लेना चाहती वही आदमी उसके जीवन का रक्षक बना। राजकुमारी को यह दृश्य भूल नहीं रहा था कि वह महाराज के सामने राजकुमारी की गर्दन बचाने के लिए उनके तलवार के सामने अपनी गर्दन रख दी। महाराज ने कहा कि विशाल, आज के बाद तुम हमारे लड़के के समान हो। हमारी कोई भी चीज तुमसे पर्दा नहीं होगी। अभी तुम राजकुमारी के कक्ष में जाओ और उसे अपने साथ लेकर मेरे पास आओ। विशाल राजकुमारी के कक्ष में जाकर कहता है कि आपको महाराज याद कर रहे हैं। महाराजा विशाल और राजकुमारी से कहते हैं कि मैं विशाल को कुछ दिनों के लिए नया राजा बनाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि राज्य को चलाने में विशाल कितने कुशल हैं। बीच में ही राजकुमारी बोल पड़ती हैं कि महाराज, आप इन्हें कुछ ही दिन के लिए राजा क्यों बनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए क्यों नहीं। मेरा दिल कहता है कि इनसे ज्यादा कुशल राजा आपको दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। राजकुमारी के द्वारा कहे गए वाक्य और उसके भाव से उसके प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही। राजकुमारी के मन में जो विशाल के प्रति प्रेम था वह उसकी आंखों में झलक रहा था, जिसे महाराज साफ साफ देख पा रहे थे। महाराज ने अपने राज दरबार की सभा बुलाई और विशाल और राजकुमारी की शादी की घोषणा की। लेकिन विशाल ने कहा कि महाराज, मेरे माता पिता भी हैं, शादी से पहले उनसे अनुमति लेना हमारे लिए अनिवार्य हो। विशाल के माता पिता को बुलवाया गया। इससे पहले ही विशाल उस आश्रम पर गया जहाँ की महात्मा ने उसे उपदेश दिया था। विशाल ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आपके उपदेश से मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में खटक रही है। महात्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछोगे। तुम यही पूछोगे कि तुमसे मैंने कीमत क्यों ली थी, क्योंकि इस कीमत से तुम्हारी जिज्ञासा का मुझे पता चला। और कीमत चुकाने के बाद जो ज्ञान मिलता है वह हमेशा आदमी के दिमाग में रहता है।
बिना कीमत मिले हुए ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं करता है। आज भी तुम्हारा दिया हुआ पैसा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। विशाल ने कहा कि इस बात को मैं समझ रहा था महाराज, मगर पूर्ण रूप से नहीं, कुछ संदेह भी था। आज मेरे सभी संदेह दूर हो गए। विशाल के साथ जो भी हुआ उसने सब कुछ महात्मा को बताया और महात्मा का आशीर्वाद लेकर के वह राजमहल पहुंच गया। विशाल के माता पिता को अपने लड़की की तरक्की देखकर उसके बुद्धि और विवेक पर नाज हुआ। विशाल की धूमधाम से शादी हुई और नए राजा के रूप में उसका राज्याभिषेक हुआ। इस ज्ञान भरी कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी सीख है कि कहीं से भी अगर कोई ज्ञान मिले तो उसका सदुपयोग करके अपने जीवन में उसे अमल करना चाहिए। यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।